नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं स्कूलों की फीस की, जिस पर कानूनी डंडा चलने वाला है दिल्ली में। दिल्ली की जो नई सरकार आई है, उस सरकार ने एक बिल तैयार किया है और कैबिनेट से उसको मंजूरी भी दी है। और उस बिल का जो मुख्य प्रावधान है वो ये है कि स्कूल अब मनमानी नहीं कर पाएंगे फीस को लेकर भी। और कैबिनेट से बिल को मंजूरी मिल गई है। जहां जो सरकार की वहां स्थिति है, जो संख्या है, उसके हिसाब से इसका कानून बनना भी लगभग तय है। और मुख्य जो प्रावधान जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, फीस अगर स्कूल बढ़ाने वाले हैं, तय करने वाले हैं, तो उनको पहले मंजूरी लेनी होगी। जो शिक्षा निदेशालय है राज्य सरकार का, उससे पहले अनुमति लेनी होगी, तभी आप फीस बढ़ा सकते हैं। और एक नियम होगा, फॉर्मूला होगा, उसी के हिसाब से स्कूल फीस तय की जाएगी। सवाल है कि क्या फॉर्मूला होगा, क्योंकि फीस जब भी तय करना है तो वो कैसे तय होगा। तय होगा सबकी सहमति से। डीएम के अध्यक्षता में एक कमेटी होगी और वो कमेटी जो है उसको खर्च का, मुनाफे का सारा रिकॉर्ड रहेगा। जो स्कूल के फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो सब उनका ऑडिट अनिवार्य होगा। और डीएम के नेतृत्व में जो समिति बनेगी वो सब चीज़ की निगरानी करेगी। ऑडिट आपने सही से किया है कि नहीं किया है, फीस जो आप तय कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या अपनाया है, उसमें पेरेंट्स की सलाह ली गई है कि नहीं ली गई है, जो भी उसके डिटेल नियम कानून बनेंगे उसके हिसाब से। और स्कूलों की शिकायत की निगरानी भी होगी कि अगर कोई कंप्लेन करता है कि भाई सही तरीके से काम नहीं हो रहा है तो उस पर भी होगा। इसके अलावा जो खास बात यह है कि इसमें जुर्माने और दंड का प्रावधान भी किया गया है। अभी ये कानून है, बिल है, प्रोसेस में है। विधानसभा से मंजूरी होगी, फिर एलजी की मंजूरी होगी, फिर वो कानून बन जाएगा। लेकिन जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें कानून बनने में कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती है। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कानून बन जाने भर से काम हो जाएगा, स्कूलों की मनमानी पर लगाम लग जाएगी। क्योंकि जो पूरी स्थिति है, पूरे इकोसिस्टम को आप देखेंगे तो ये इतना आसान लगता नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं कुमार मंगलम वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता और दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मनोज शर्मा हमारे साथ हैं। तो मनोज जी के साथ शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि आपको क्या लगता है, अभी तो कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और जो परिस्थिति है उसमें लगता है कि कानून बन ही जाएगा, लेकिन जिस तरीके से पूरा शिक्षा जगत काम करता है या वहाँ पर जितना कैपिटल लगता है आज के डेट में, जितना मुनाफा बनता है, जिस तरीके से लॉबीज काम करती हैं, आपको क्या लगता है ये कानून बन जाएगा, लागू होगा, या बन भी जाए तो लागू होने में अड़चन लगेगी? मनोज जी नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें सरकार का कम से कम इस बात के लिए तो धन्यवाद करना ही चाहिए कि उन्होंने कम से कम समस्या को समझा है। इस बात के लिए तो साधुवाद श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार को, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है। परंतु जैसा कि आपने अपने संवाद में कहा है कि क्या कानून हर समस्या का हल है? क्या कानून बनने से सारी समस्याएँ खत्म हो जाती हैं? या कभी-कभी ये भी देखा गया है कि कानून उन समस्याओं को और पेचीदा और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि जब ये बिल था जिसमें आप कह रहे हैं कि 1677 प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके फ़ी रेगुलेशन के लिए हम बिल ला रहे हैं। क्या ये मनोज जी उचित नहीं होता कि एक बार इस बिल का ड्राफ्ट जनता के समक्ष भी रखा जाता? हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। क्या सरकार को ये नहीं चाहिए था कि एक बार 30 दिन की विंडो ओपन करके या 90 दिन की विंडो ओपन करके, जो भी उनका उचित समय होता है, ओपन कर देते, भई हमने ये बिल बनाया है, आप लोग इस पे ऑब्जेक्शन दीजिए, अपनी सलाह दीजिए, अपनी सुझाव दीजिए। एकाएक ही हम रात को सो के उठे, सुबह जी बिल आ गया, बिल आ गया, बिल आ गया। ना तो कहीं किसी वेबसाइट पे, मेरे ख्याल से आप संवाददाता लोगों को ज़्यादा एक्सेस होती है इन सब चीज़ों का। क्या आपके पास बिल है मनोज जी? बिल की ड्राफ्ट कॉपी है आपके पास? जी नहीं, बिल की ड्राफ्ट कॉपी हमारे पास नहीं है। हो सकता है कि कहीं हो, किसी के पास हो, तो ये नहीं कह सकते कि बिल की ड्राफ्ट कॉपी को छुपा के रखा गया है, क्योंकि उसके मेन प्रावधान तो सामने आए हैं। समाचार पत्रों में आपने जो कुछ भी पढ़ा है या जो हम यहाँ बता रहे हैं कि बिल के जो प्रावधान है, तो आपकी समझ क्या बनती है, बिल का इंटेंट क्या है, और कितना दमदार लग रहा है आपको ये बिल?
नहीं मनोज जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें अगले दिन भूल सुधार भी आ जाती है। हम्म। समाचार से ये कहते हैं हमने कुछ ज़्यादा लिख दिया, कुछ कम लिख दिया। अगर पारदर्शिता सरकार को मेंटेन करनी थी तो बिल की कॉपी दे देती हमें। ख़ैर चलिए, अब जो प्रावधान समाचार पत्रों से हमें सुनने में आ रहे हैं, वो अपने आप में एक नए कानून का, एक नए बिल की बात करते हैं। जो कि ज़ाहिर-सी बात है, गवर्नर साहब भी और दिल्ली की राज्य सरकार भी, और दिल्ली में तो अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो ये बिल कानून तो बन जाएगा जैसे आपने भी कहा, मैं भी इससे सहमत हूँ। परंतु इस कानून में प्रथम दृष्टया इतनी पेचीदगियाँ हैं कि मुझे नहीं लगता कि 1677 स्कूलों को, दिल्ली को अगर आप शिक्षा के जो 12 डिस्ट्रिक्ट में आपने बाँटा हुआ है, 28-29 ज़ोन में बाँटा हुआ है, सरकार के पास इतने कर्मचारी या डीएम को यही काम थोड़ी रहेगी 1670 स्कूलों को 1 साल के अंतर्गत सारे उनके बही खाते जाँच ले, उस पे स्क्रूटनी कर ले, है ना? अभिभावकों की उस पे प्रतिक्रिया ले ले, कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, कितनी फीस होनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारे पेचो-खम हैं जो कि जब तक ड्राफ्ट नहीं मिल पाएगा मनोज जी, मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में आशान्वित नहीं हूँ। इसमें ज़रूर कुछ न कुछ पेचीदगियाँ हैं जो कि सरकार हमसे छुपाना चाह रही है। जी। तो ये तो एक बात हो गई मनोज जी की, उसकी चूंकि बिल अभी पूरा ड्राफ्ट आपके हाथ में नहीं आया है तो जाहिर सी ये बात है कि आपको थोड़ी आशंकाएं हैं, मगर उसके प्रावधान जो है मोटे तौर पर आपने देखे। आपको क्या लगता है कि जो प्रावधान अभी दिखाई दे रहे हैं इनके साथ दिल्ली के स्कूल कितना तालमेल बिठा पाएंगे या कितना हृदय से इस कानून का स्वागत करेंगे? जी, मनोज जी, मैं इसमें एक बात आपके दर्शकों को और सुनने वालों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, एक हमारे पास 11 जजेस बेंच का जजमेंट है, टीएमए पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 का। उस जजमेंट ने प्राइवेट स्कूलों को ऑटोनॉमी दी है और साथ में उन्होंने 2 इस पे चेक एंड बैलेंसेस लगाए हैं कि कमर्शियलाइजेशन एंड प्रॉफिटियरिंग इज़ प्रोहिबिटेड। बट एट द सेम टाइम स्कूलों को पूरी ऑटोनॉमी है। तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल इतनी जल्दी से हार मान जाएँगे और उस 11 जजेस बेंच के जजमेंट का हवाला देते हुए अपनी ऑटोनॉमी को नहीं छोड़ेंगे। इससे बेहतर मनोज जी, मेरा सुझाव यह होता है कि सरकार यह कहती कि देखिए, भारतवर्ष में जो स्कूली शिक्षा है, वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाई जाती है। ट्रस्ट या एनजीओ या एक सोसाइटी स्कूलों को चलाती है। क्यों ना हम स्कूलों की वेबसाइट पे उनका बजट, सालाना उनका बही खाता, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जारी कर दें। जनता देख ले। भई अगर आप मान लीजिए कोई स्कूल घाटे में चल रहा है, उसको सैलरीज़ भी देनी है, उसको टीएडीए भी देना है, उसको स्कूल की मरम्मत भी करनी है, 100 तरह के खर्चे हैं और वो किसी कारणवश से अपने इन खर्चों को पूरा नहीं कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो फीस बढ़ाएगा। ये तो बिल्कुल एक न्याय संगत बात है। परंतु दिक्कत ये नहीं है अभिभावकों की फीस ना बढ़े। फीस कितनी बढ़ रही है? 100% बढ़ रही है, 80% बढ़ रही है, 50% बढ़ रही है। फीस बढ़ कितनी रही है और ये इतनी ज़्यादा पर्दे में क्यों बढ़ रही है? आप दिखा दीजिए कि आपके पास भई इतना बजट है। मान लीजिए 25-26 का कोई स्कूल बताता है मेरा टेंटेटिव बजट ये है, मेरे पास सरप्लस रेवेन्यू ये है, मुझे इतना टीचर्स को सैलरी देनी है, इतना मुझे स्कूल की मरम्मत करनी है, इतने कंप्यूटर्स खरीदने हैं, स्विमिंग पूल की मैं सुविधा दे रहा हूँ, उसको मुझे लाइफ गार्ड रखना है, उसको मुझे उसकी साफ-सफाई और उसका मरम्मत करना है। आप शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? जब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप एक संस्था चला रहे हैं और हम्म। टीएमएफआई ने आपको एक एक रीज़नेबल सरप्लस भी जनरेट करने की इजाज़त दे दी आज की डेट में, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो हमें पारदर्शिता पे बात करनी चाहिए मनोज जी। उसके बाद सरकार और नियम और कानून आ जाएँगी। जी। नहीं, बात तो ठीक है आपकी, पारदर्शिता की बात तो है ही, लेकिन अभी तक देश में जो है रेगुलेशन से ज़्यादा तक नियमन से काम चल रहा था। ये पहली बार है कि बाकायदा एक कानून बना रही है राज्य सरकार। ठीक है कि उसको इम्प्लीमेंट करने में भी समय लगेगा, उसके चैलेंजेस होंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि कानून बन रही है। तो कानून बन रहा है तो कानून बनना इस दिशा में एक बड़ी पहल हो सकती है ना। और दूसरी बात यह है स्वागत कि करता हूँ मैं। देखिए, अब भारत में वो स्थिति नहीं रही। अब प्राइवेट कैपिटल को इजाज़त दे दी गई है शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी स्कूल खोल सकती है और वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव है। प्रॉफिटियरिंग का मतलब ये होता है कि आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कोशिश करते हैं।
तो आपकी जो पारदर्शिता वाली बात है वो तो हर जगह सही है। आप जहां भी जाएं, अगर पारदर्शिता की कमी है तो शंका होती है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उस पर काम होना चाहिए। लेकिन कानून बन के इस दिशा में आगे बढ़ना, इसको रिकॉग्नाइज करना, ये मेरा ख्याल एक बड़ी पहल है और इसका असर होना चाहिए। जी, मनोज जी, मेरा ये कहना है अगर कानून भी बनना था, और हम तो बहुत दिनों से सरकारों से बातचीत करते रहे हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन भेजते रहे हैं। हम सरकारों से ये कहते हैं कि देखिए, दिल्ली सरकार का जो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स 1973 है, उसमें ऑलरेडी रूल 59 में, रूल 59 सब क्लॉज बी में प्राइवेट अनएडेड स्कूलों के लिए मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान है। उसमें मैक्सिमम 21 सदस्य हो सकते हैं। मेरा सुझाव ये थी, मेरी सलाह ये थी, मेरी गुज़ारिश सरकार से ये थी कि उन 21 मेंबर में, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है, टीएमएपाई भी उसको सारे अधिकार देती है स्कूल को रन करने का, स्कूल में एडमिशन, स्कूल में कौन-सी किताबें लगानी, कैसे काम करना है, डे टू डे का सारा उसका मैनेज करने का, उसको पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। मेरा ये कहना क्या था कि उन 21 मेंबर में सिर्फ एक पेरेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, सिर्फ एक। आप ये देखिए, मेरा ये कहना था नर्सरी से लेके 12वीं तक 14 क्लासेस हैं। हम्म। आप क्यों नहीं उन 21 में 14 लोग पेरेंट्स कर दें आप। पेरेंट्स चाहेगा कि भई मेरा बच्चा लकड़ी के चम्मच से खाना खाना चाहता है, चांदी के चम्मच से खाना खाना चाहता है, सोने के चम्मच से खाना खाना, आप उस हिसाब से फीस बढ़ा लीजिए। पेरेंट जब उस रिज़ॉल्यूशन को साइन करके बाहर आएँगे 14 पेरेंट, तो सरकार कहेगी भैया आपका स्कूल है, आपकी बॉडी है, आप चला रहे हो, मैं इसमें क्या करूँ? ठीक है ना? अब वहाँ पे सिर्फ एक मेंबर होता है, और क्षमा कीजिएगा मनोज जी, वो भी मैनेजमेंट का प्यादा होता है। आज की हम्म। स्थिति में 4 उसमें सरकार के नॉमिनी होते हैं, डी और एबी नॉमिनी। वो वहाँ जाते हैं, वो चाय पकौड़ा खाते हैं, होली-दिवाली पे गिफ्ट उनके घर पहुँच जाते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये आरोप लग रहे हैं, बट इनकी समय आने पर हम इनके साक्ष्य भी दे सकते हैं। वो होली-दिवाली पे शॉल और काजू कतली के डब्बे लेते हैं, अपने छोटे-मोटे काम कराते हैं, साल में 2-4 एडमिशन करा लेते हैं, और आँख बंद करके वो रिज़ॉल्यूशंस पे, मैनेजमेंट कमिटी के रिज़ॉल्यूशन पे दस्तखत कर देते हैं। इस हम्म। तरह से अब तक फीस बढ़ाई जा रही है। जी। हाँ, तो इसी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास हो रहा है मनोज जी। देखिए, आप जो समस्या बता रहे हैं, जहाँ-जहाँ अलग-अलग एंगल से स्कूल्स की, वो समस्याएं अपनी जगह हैं और उनका समाधान एक दिन में नहीं निकलने वाला है, आपको भी पता है। जी। ये भी आपको पता होगा कि ये तमाम जो एक्सरसाइज है, जिसको आप फ्लॉड बताते हैं, वो सारे पूंजी के दबाव में हो रहे हैं या प्रॉफिट के दबाव में हो रहे हैं। स्कूल जो है वो प्रॉफिट का बड़ा जरिया है। हर घर जी। में हर बच्चे की पढ़ाई ज़रूरी है। हर घर से कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा स्कूल में जाता है, आगे भी जी। जाता रहेगा, ये सबको पता है और इस जी। पर कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। इस जी। पूरे सिनेरियो में एक आइडियल जो लोग सजेशंस देते थे, वो ये था कि क्यों ना केंद्र सरकार एक फ्रेमवर्क बनाए और उसके आधार पर राज्य सरकार कानून बनाए या अपना नियम कानून तय करे, उसके हिसाब से स्कूलों को रेगुलेट किया जाए। बात यह है कि अब तक इस दिशा में ऐसी कोई खास पहल हुई नहीं है जो इसको इस तरीके से रेगुलेट करे कि बच्चों के फेवर में, माँ बाप के फेवर में चीज़ें जाएं या कम से कम प्रॉफिटेयरिंग पर लगाम लगे। ये जो कानून है, इसमें एक बड़ा प्रावधान ये भी है कि पहले जो भी नियम आप बनाते थे, तो या तो वो स्कूल किसी तरीके से सरकार से एडेड हो, फंडेड हो, या फिर सरकार की ज़मीन पर बनी हुई हो, या कोई नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट हो, तो वो सरकार के दायरे में आते थे। बाकी सबको ऑटोनॉमी मिली हुई थी। आपने खुद ही एक केस का हवाला दिया जिसमें कोर्ट की भी रूलिंग यही है। अब इस कानून के तहत, प्रस्तावित कानून के तहत रखा गया है कि जो भी नियम बनेंगे वो सब पर लागू होंगे। तो एक तो बात यह है कि ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है। आपको क्या लगता है कि बराबर ट्रीटमेंट सारे स्कूल्स का होना चाहिए? और दूसरा कि इसके कानूनी पहलू भी होंगे, क्योंकि आप एक तरीके से सारे स्कूलों को कैसे डील कर सकते हैं जबकि सबकी स्थिति अलग अलग होगी। नहीं मनोज जी, हम थोड़ा-सा शायद इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। देखिए, ये मेन मुद्दा सिर्फ़ अनएडेड प्राइवेट स्कूलों को लेके फ़ीस का मुद्दा है, क्योंकि जो हमारे एडेड स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, तो वहाँ तो आप ये मान लीजिए कि नाम मात्र या सरकारी स्कूल तो बिल्कुल फ्री है। ये सारा मुद्दा सिर्फ़ अनएडेड प्राइवेट स्कूल है, जहाँ पे ये बेतहाशा और आर्बिट्रेरी तरीके से हर साल फ़ीस बढ़ा देते हैं, और ये तो फ़ीस तो एक मुद्दा है, बाकी इतने खर्चे होते हैं इनके, आए दिन। अब माँ-बाप, क्योंकि बच्चों के प्रति उनका एक
विशेष मोह होता है वो चुप लगा जाते हैं, कभी ये ट्रिप ले जा रहे हैं, कभी फॉरेन ट्रिप ले जा रहे हैं, कभी यहाँ ले जा रहे हैं, कभी वहाँ ले जा रहे हैं। ये सब चीज़ें कैश में लेते हैं या किसी और फॉर्म में लेते हैं, स्कूल की फीस में नहीं आता। आप छोड़ दीजिए 1 डेढ़ लाख रुपए जो सालाना फीस है, ट्यूशन फीस और सब कुछ सारे खर्चे मिला के, उसके अलावा बहुत खर्चे होते हैं। खैर, मैं उस पे नहीं जा रहा। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि एक कानून आ रहा है, सरकार एक कोशिश कर रही है इस पे लगाम लगाने की, हमें इसका तो देखिए स्वागत करना ही चाहिए। इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। परंतु इस कानून में जनता की सहभागिता हो, लोकतंत्र है, सबसे पूछा जाना चाहिए था, ठीक सबसे बात है। राय आपका लेना चाहिए था। पॉइंट आपका रजिस्टर हो गया। आपने जो बात कही सही बात है, ये सहभागिता होनी चाहिए। तो उस पर भी हम थोड़ा स्कूल के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। ये माँ बाप और बच्चों के पर्सपेक्टिव से आपने देखा, पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से आए हैं मनोज शर्मा, उनकी बात। मगर स्कूल क्या सोचते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्कूल की रिप्रेजेंटेटिव भी होंगी, ज्योति गुप्ता प्रिंसिपल हैं कुमार मंगलम वर्ल्ड स्कूल की। इनसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्कूल फीस और स्कूलों की रेगुलेशन को लेकर। दिल्ली सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। अभी वो बिल कैबिनेट से मंजूर हो गया है और उम्मीद करनी चाहिए कि वो कानून बन जाएगा। कोई अड़चन उसमें दिखती नहीं। उसी पर हम बात कर रहे हैं। तो पेरेंट्स की बात हमने की, अब ज़रा स्कूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। मैडम ये बताइए, ये जो अनरेगुलेटेड अनएडेड स्कूल्स हैं उनको रेगुलेशन के दायरे में लाने के लिए कानून लाया जा रहा है। फौरी तौर पर प्राथमिक दृष्टि से आपको ये कानून कैसा लग रहा है और क्या आप लोग इसका स्वागत कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली में फी रेगुलेशन एक्ट नहीं है, पर अगर हम यूपी की बात करें, हम हरियाणा की बात करें, हम और भी स्टेट्स की, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो हर स्टेट में फी रेगुलेशन एक्ट है। तो कोई ये नई चीज नहीं है, सभी स्कूल्स उसका स्वागत करेंगे। इनफैक्ट अगर एक फॉर्मूला बन जाएगा तो उस फॉर्मूला के तहत सभी को आजादी होगी कि वो फीस बढ़ा सकें और उसी दायरे में रहें। तो पहले भी जो दिल्ली का एजुकेशन एक्ट है, उसमें बाकी सब एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस है, बट फी को बढ़ाने का कोई फॉर्मूला नहीं है। फी कैसे बढ़ा सकते हैं उसका प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, पर कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके तहत बढ़ाया जा सकता है। अब जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो वो सीपीआई प्लस 5% की बात करता है, इसी तरीके से हरियाणा भी है। तो इन्फ्लेशन जो होता है हर साल उसको, और जो टीचर्स की सैलरी बढ़ती है हर साल, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर आप एक दफा टीचर बन गए हैं तो आपकी जो सैलरी है वो कभी बढ़ेगी नहीं, आपकी सैलरी बस उतनी ही रहेगी, वो भी नहीं कह सकते। और कोई प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल्स तो यहाँ पे होते नहीं है जो सस्ते हो जाएं या महंगे हो जाएं। यहाँ तो टीचर्स हैं और उनकी सैलरी जो है आगे बढ़नी ही बढ़नी, तो आगे जाके पे कमीशंस भी आएंगे। तो उस चीज को जब डिफाइन कर दिया जाएगा, मुझे लगता है जो एक डिसअफेक्शन है स्कूल्स के बीच में और पेरेंट्स के बीच में, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है और स्कूल्स के जो हैं वो अपने इश्यूज हैं, जब वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह जाएगा पेरेंट्स और स्कूल्स के बीच में। तो एक अच्छा कदम है, बट इसमें दोनों पक्षों को, दोनों पहलुओं को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, अनएडेड स्कूल्स हैं, वो एक बहुत जो सरकार का एक जिम्मेदारी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स निभाते हैं। तो उनको भी खत्म करने की या उनको भी तकलीफ देने की मंशा नहीं होनी चाहिए। ये जी। होना चाहिए कि सभी कुछ जो है वो क्वालिटी वाइज ठीक रहे, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं वो उनको पढ़ाते रहें और उनको उसमें कोई तकलीफ भी ना हो। तो ठीक। एक सब चीजों को इकट्ठे देख के एक बैलेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसमें जो प्रोविजंस दिखाई दे रहे हैं अभी, उसके मुताबिक जो स्कूल का एक्सपेंडिचर होगा, स्कूल का जो प्रॉफिट होगा, उन सब पर भी नज़र रहेगी, उनकी मॉनिटरिंग होगी।
डीएम के नेतृत्व में एक कमेटी रहेगी जो तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग करेगी, आपका ऑडिट नियम से होना चाहिए वगैरह वगैरह है इसमें। और अगर नियम कानून अगर तोड़े जाते हैं तो इसमें पेनल प्रोविजंस भी किए गए हैं, 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। उसके अलावा एफिलिएशन के को रद्द करने के एक्शंस की तरफ भी बात हो रही है। साथ ही साथ मैनेजमेंट टेक ओवर, एक्सट्रीम केसेस में मैनेजमेंट टेक ओवर। तो मतलब जो दिखाई दे रहा है वो डंडा तो बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। तो मेरा कहना ये है कि इसका स्कूल्स कितना खुले हृदय से स्वागत करेंगे या उनको तकलीफ होगी? अगर होगी तो उनके पेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? ये तो अभी भी हो रहा है। डायरेक्टरेट जो है वो अपने ऑडिट्स करती है और हर ऑल्टरनेट ईयर पे तकरीबन करती है। सभी स्कूल्स के ऑडिट्स होते हैं। सभी स्कूल्स को रजिस्ट्रार के पास अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट्स भेजनी होती है। आपको एज अ मैंडेट सीबीएसई के एफिलिएशन बायलॉज में भी कहा गया है कि आपको अपनी वेबसाइट पे अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट्स को डालना ही है। सारे एक्सपेंडिचर्स, और जैसे कि मैंने कहा मेजर एक्सपेंडिचर जो है वो सैलरीज पे होता है, चाहे वो टीचर्स की सैलरीज हैं या वो दूसरे स्टाफ की हैं या क्लास 4 एम्प्लॉइज की हैं। मेजरली सैलरीज पे होता है, उसके बाद मेंटेनेंस पे और जो भी रख रखाव सफाई वगैरह स्कूल की होती है उसके ऊपर होता है। इसके अलावा कोई मेजर एक्सपेंडिचर्स जो है वो नहीं होते। तो ठीक है। स्कूल की जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल इकोनॉमिक्स है और उसको समझ पाना भी कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं ये ठीक है। कहूंगी ये तो ऑलरेडी चल रहा है। इसमें सिर्फ जो एक कमी है वो उस फॉर्मूला की कमी है कि कोई 2% बढ़ाता है, कोई 5%, कोई 10%, कोई 15%। वो एक फॉर्मूला आ जाएगा, उसके बाद देखिए मार्केट फोर्सेस हैं। जो ठीक है। पेरेंट नर्सरी में अपने बच्चे को एडमिट कराने जाता है वो कम से कम 20 स्कूलों के फॉर्म्स भरता है और वो इवैल्यूएट करता है कि ये स्कूल मेरे लिए कैसा है, मुझे वैल्यू फॉर मनी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है। और फी जो है वो 2000-3000 से लेके 20,000 रुपए महीने तक की भी। ठीक है मैम, एक एक मेरा और सवाल है आपसे। बड़ी स्पष्टता से आपने बात रखी है और फॉर्मूले की बात भी आपने की। ये बताइए कि आपके हिसाब से ये जो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है स्कूल्स और पेरेंट्स के बीच में, ये रिश्ता ऐसा है कि जिस स्कूल में मेरा बच्चा बैठ जाता है उस स्कूल से तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर डर है इस बात को लेके कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो उसका असर मेरे बच्चे पे पड़ेगा। तो मेरा सवाल ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, आपको क्या कारण इसका नज़र आता है? और फीस का फॉर्मूला तो आपने कहा ही, बाकी इसके अलावा भी कोई अगर पॉइंट आपको दिखता हो जिससे इस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट यही है कि आप बहुत मनमाना फीस बढ़ाते हो, ये आम शिकायत है। ये क्यों पैदा होती है शिकायत? देखिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, डिसअफेक्शन। तो वो पेरेंट्स में और स्कूल में जनरली वो तब आता है जबकि हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंटली आके पेरेंट्स के साथ बात नहीं करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है जो डिफाइंड है, जो कि दिल्ली के भी जो एजुकेशन एक्ट है उसमें भी डिफाइंड है और सीबीएसई भी यही बात कहता है कि आपकी जो सुविधाएं हैं, योर फी शुड कमेंसरेट विद द फैसिलिटीज दैट यू गिव। और इसी तरीके से अगर आपके पेरेंट्स आपकी पीटीए है और आपने पीटीए से बात करके और पेरेंट्स को प्रेजेंट करके कि हमारा ये जो खर्चा है जो हम बच्चों के ऊपर ही खर्चने जा रहे हैं, चाहे वो टीचर्स की सैलरीज है, क्योंकि हर पेरेंट को ये चाहिए कि टीचर स्कूल में बदलनी नहीं चाहिए। अगर साल में एक दफा एक टीचर ने पढ़ाना शुरू किया है तो उस टीचर को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर ठीक है। एक्सपीरियंस्ड और अच्छी टीचर्स चाहिए तो उनकी सैलरी पे तो खर्चा होगा, उनको भी हर साल जो है वो बढ़ा चाहिए। फिर सेफ्टी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रीजन है। कभी सीबीएसई ने ये भी कहा कि आप सीसीटीवी कैमरास लगाइए, सुप्रीम कोर्ट के अलग गाइडलाइंस है, डायरेक्टरेट के ठीक अलग है, हाँ मैम गाइडलाइंस। आपकी बात सही है। सुप्रीम सबको कोर्ट पूरा या कर सीबीएसई की बात नहीं है। आप जो बात कह रही हैं पेरेंट्स भी डिमांड करते हैं, पेरेंट्स को भी ये तमाम चीज़ें फैसिलिटी चाहिए होती हैं। और यही बात मनोज शर्मा जी ने भी घुमा फिरा के कही थी। सेंट्रल उनका जो फोकस था वो पारदर्शिता पे था। आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा मनोज शर्मा जी, आपको क्या लगता है जो पारदर्शिता का मुद्दा है यही सबसे बड़ा मुद्दा है और ये कानून से आएगा, सेल्फ रेगुलेशन से आएगा, कैसे आएगा?
संक्षेप। मनोज जी अगर आप इजाजत दें तो मैं प्रिंसिपल साहिबा से बस 2-3 छोटे-छोटे नहीं नहीं, अब सवाल पूछने का समय नहीं है, आगे फिर हम कार्यक्रम आप सिर्फ ये करेंगे। बताइए क्या मैडम अपने स्कूल में सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग सारे स्टाफ को सैलरी दे रही हैं? नंबर 1। जी नंबर जी 2, क्या सारे प्रॉफिट लॉस ये एनुअल बैलेंस शीट अकाउंट मैडम के स्कूल का वेबसाइट पे अवेलेबल है? बिल्कुल है। सीबीएसई चलिए, की यही तो बात है। देखिए, कानून इसलिए आता है मनोज जी, यहाँ आप सारे फैसले नहीं कर लेंगे, यहाँ हम एक कानून को डिस्कस करने के लिए बैठे हैं और मकसद ये, अगर सरकार कानून बना रही है, आपसे सलाह नहीं ली है, बात सही है, आपकी मांग सही है, लेनी चाहिए थी और स्कूल से भी लेनी चाहिए थी, मगर मकसद यही है कि कुछ हो, क्योंकि पत्ता तक नहीं हिल रहा था। देश भर में लोग बेचैनी जाहिर करते हैं, जो राज्य सरकार होती है दिखाने के लिए एक्शन करती है, मैं फिर से कह रहा हूं दिखाने के लिए एक्शन करती है, ज़मीन पे उसका कोई एक्शन नहीं होता है। एडमिशन सीजन ख़त्म होता है, फिर ये सारा डिस्कशन ख़त्म हो जाता है, फीस बढ़ने का सीजन भी निकल जाता है। तो एक पहल हुई है, उसका स्वागत करना चाहिए, पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।